माय नेम इज राधिका शर्मा एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में JX पे। एंड टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस NCERT लाइन टू लाइन ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो इससे पहले बेटा हम हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की NCERT को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट। क्योंकि मैं बेटा आपसे डिस्कस करती हूँ कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं NCERT में जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। PYQs कहाँ से जनरली कौन से पोर्शन से उठ के आ जाते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हम लोग अपने NCERT के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज का सेशन होने वाला है ऑन एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो देखो बेटा, सबसे पहले एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन दी है हमें अल्कोहल फिनोल्स के बारे में कि किस तरह से बनाए जाते हैं। व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली इज रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को थोड़े बहुत इनके यूजेस दे रखे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे शुगर, कॉटन, फैब्रिक्स, इन सब में तुम्हारे क्या यूज होते हैं, अल्कोहल। तो ज़्यादा तो इस पैराग्राफ में से नहीं पूछा जाता, बट एक जनरल सी बात बता दूं कि आपने किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से H रिप्लेस किया और यहाँ पर OH लगा दिया, तो आपका ये क्या बन जाता है, अल्कोहल। और उसके बाद अगर आप फिनोल, फिनोल नहीं सॉरी बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो, OH लगाते हो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, फिनोल। इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, फिनोल। तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ इंट्रोडक्शंस दे रखी हैं। यहाँ पे इंट्रो वाला पोर्शन है, यहाँ पे तुम्हें ईथर्स के बारे में बताया गया है। कहा जा रहा है कि जब आप एक हाइड्रोजन को एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे, OR इज योर एल्कोक्सी ग्रुप, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, ईथर। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर। तो इन तीन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में हमको थ्रू आउट पढ़ना है। तो चलिए, ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब आप लोगों को यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रखी है अल्कोहल्स की। अब बच्चे सोचते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ 2-3 पेज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, क्लासिफिकेशन से भी आपके नीट या फिर JEE मेंस में क्वेश्चन बनता है। इस पेज को भी बेटा हम छोड़ के नहीं जाते हैं, इसे भी हम लोग को रीड करना होता है, समझना होता है, क्योंकि जनरली आपसे एलाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल्स को पहचानने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ कौन सा अल्कोहल है। तो मोस्टली तुम्हें उस पार्ट से आते हैं कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। सो यू शुड नो द क्लासिफिकेशन। अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले तो इन्होंने किया है ऑन द बेसिस ऑफ OH एटम्स। अगर आपके पास एक OH ग्रुप अटैच है तो आप उसे कह रहे हो मोनोहाइड्रिक। अगर आपके पास 2 OH ग्रुप्स है तो आप उसे बोल रहे हो बेटा डाइहाइड्रिक। और अगर आपके पास 3 OH ग्रुप अटैच्ड है किसी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उसे आप बोल रहे हो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये तो सिंपल है ना यार, कि OH के बेसिस पे हमने बता दिया कि मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है या फिर ट्राइहाइड्रिक है। अब नेक्स्ट पे देखो, तो नेक्स्ट हम लोग के पास है कि जो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, इन्हें हम फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हमने जिन्हें क्लासिफाई किया है उसमें तुम्हारा कार्बन sp3OH बॉन्ड है। तो पहले sp3 वालों को देख लेते हैं किस किस तरह से क्लासिफाई किया है। तो बेटा ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये वाली क्लासिफिकेशन है ना, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, आपको डायरेक्टली आ जाएगा इसी वर्ड से क्वेश्चन कि आप इससे प्रिपेयर करो 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर कर दो, या मैं आगे कोई रिएक्शन कर रही हूँ, मैं बोलूंगी 2 डिग्री से ये बनेगा, 3 से ये बनेगा, या फिर इस पर्टिकुलर कंपाउंड से 1 डिग्री बनता है, इससे 2 डिग्री बनता है, इससे 3 डिग्री बनता है। उस टाइम पे अगर हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं पता है तो हमारे लिए मुश्किल वाली बात है। और सबसे बेसिक चीजें ये हैं, मुझे लगता है हर बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए और बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं पता है बेटा, फिर भी आप सीख लो इसे प्लीज। तो प्राइमरी का मतलब आप कैसे देखोगे, हमेशा कैसे चेक करोगे, जब आपका OH ग्रुप, जब आपका OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है
जिस कार्बन से जुड़ा है, आगे फर्दर अगर वो एक कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हो वो आगे फर्दर बेटा एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपका कार्बन, ये जो इन्होंने यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स के लिए लगाया ना बॉन्ड, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्बन होगा, अगर आपका कार्बन आगे फर्दर दो कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन पे बेटा OH डायरेक्टली अटैच्ड है, वो वाला कार्बन आपको वो देखना है, अगल बगल के कार्बन से आपको मतलब नहीं रखना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। 3 डिग्री में देखो आप, जिस कार्बन के साथ बेटा आपका OH डायरेक्टली जुड़ा है वो आगे फर्दर अगर 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। क्या हमें ये क्लासिफिकेशन क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, allylic alcohols, very important, most of the time we don't know what is allyl groups. So allylic आपने हेलोएल्केन्स में भी देखे, allylic halides, vinylic halides, तो आपको यहाँ पर आप एल्कोहल्स भी आपके एलाइलिक विनाइलिक होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एलाइल का मतलब ही क्या है। आपको ऐसे रट्टे नहीं मारने हैं कि हाँ जी 3 कार्बन होते हैं, नो, ऐसी ऐसी चीजें हम नहीं करते यहाँ पर। आप देखो जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, डबल बॉन्ड मतलब आपका जो ये कार्बन है कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर आपके पास sp2 के बगल में एक sp3 कार्बन है और अगर उस पे तुम्हारा OH ग्रुप जुड़ा है, तो ऐसे अल्कोहल्स को क्या बोला जाता है बेटा, एलाइलिक अल्कोहल्स। अब ये इनकी शक्ल कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है तुम्हें ऐसी दे रखी हो, तुम अगर ऐसे रट्टा मारोगे तो तुम्हें एलाइल ग्रुप नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें ऐसी बस इसको देख लिया। अगर बेटा मैंने ऐसा बना के दे दिया, अगर पेपर में मैंने ऐसा बना के दे दिया, तो क्या तुम इसको एलाइलिक अल्कोहल नहीं बोलोगे? फिर भी तो एलाइलिक है ना। आप देखो ये वाला sp2 कार्बन, इसके बगल में sp3, उसके ऊपर OH। तो बैठ के बस रट्टे नहीं मारने, हमें चीजें समझ के करनी है ताकि हमें वो किसी भी शक्ल में आ जाए। ऑर्गेनिक में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, आप रिएक्शन पढ़ते हो, आपको किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे दे दिया, मान लो एल्कोहल रिएक्शन, एलाइलिक अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है, एनसीईआरटी में इसके साथ रिएक्शन कराया था, आपको पेपर में ये आ गया, तो रिएक्शन तो सेम ही होगा ना, हो तो एलाइलिक अल्कोहल के साथ ही रहा है। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब ये इस कार्बन की अगर मैं आपसे डिग्री पूछ लूं, सॉरी इस अल्कोहल की अगर मैं आपसे डिग्री पूछ लूं, तो आप देखोगे ये जो कार्बन जिसके साथ OH जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, तो आप बोलोगे उसे प्राइमरी। अच्छा अब मैं इस वाले कार्बन की आपसे, इस वाले कार्बन को पूछूं आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से, दो से, तो ये वाला अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल आपका कैसा हुआ, सेकेंडरी। अच्छा ये अल्कोहल पूछो तुमसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तुम चेक करोगे कि मैम OH के साथ वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा टर्शरी है, 3 डिग्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्कोहल्स, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है तुम्हारा बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, ये सारे हम कौन से पढ़ रहे हैं अभी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए OH ग्रुप्स, वो वाली क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो तुम वो देखो बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग होगा ही होगा, बेंजीन रिंग होगा ही होगा। अब है तो ये कार्बन भी sp2, है तो ये कार्बन भी sp2, इसके बगल में जुड़ा हुआ sp3 कार्बन और उसके साथ अगर OH जुड़ा है, ये तुम्हारा क्या है, CH2 ग्रुप। तो देखो बेटा अब तुम बोलोगे मैम ये भी sp2 है तो इसको एलाइलिक क्यों नहीं बोला, यहाँ पे अगर बेंजीन रिंग दिख गई ना तुम्हें, बेंजीन रिंग, तो फिर आप इसे बेंजाइलिक अल्कोहल बोलोगे। बेंजीन रिंग के बगल में जो sp3 कार्बन होगा उसके साथ OH जुड़ा होगा तो बेंजाइलिक। हाँ बट ध्यान रहे ना, बेंजीन रिंग में 3 बॉन्ड होते हैं, किसी ने तुम्हें ऐसा बना के दे दिया और तुम इसे भी अगर बेंजाइलिक बोल रहे हो तो गलत होगा, ये एलाइलिक अल्कोहल होगा। तो डिफरेंस समझो, बेंजीन रिंग के बगल वाला sp3 होगा और अगर उस पे OH जुड़ा होगा तब तुम उसको बेटा क्या बोलोगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो देखो ये बेंजीन रिंग फिर CH2, ये तुम्हारा sp3 कार्बन, उस पे OH। अब ये डिग्री कैसी होगी इसकी, मैम ये जो OH है ये आगे फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, ये जिसके साथ OH जुड़ा है मैम आगे ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री है, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है लेकिन 3 डिग्री, क्योंकि ये फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, तो तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद देखो
हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स, मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आ गए आपके पास, हाँ हमने पढ़ लिए एलाइलिक बेंजाइलिक, प्राइमरी थे, सेकेंडरी थे, टर्शरी थे। अब है तुम्हारा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। अब डायरेक्टली तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखो विनाइलिक एल्कोहल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, विनाइलिक। आपके पास ऐसे डबल बॉन्ड है, ये तुम्हारा sp2 कार्बन है, अगर मैं इससे डायरेक्टली OH ग्रुप जोड़ दूं तो ऐसे एल्कोहल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, विनाइलिक एल्कोहल्स। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर OH, ये तुम्हारा sp2 कार्बन, कौन सा एल्कोहल हो गया भाई, विनाइलिक। ध्यान से याद रखो इसे, विनाइलिक। अब विनाइलिक एल्कोहल हो गए हमारे। अब ये डायरेक्टली sp2 से जुड़ा हुआ है। अब आपके पास यहाँ पर बेंजीन रिंग क्या है, ये बेंजीन रिंग में क्या है, ये भी तो sp2 कार्बन है ना, तो इसके साथ भी तो OH ग्रुप जुड़ा हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, है ना, फिनोल। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, एक तरह का एल्कोहल ही है। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा OH ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ दो OH ग्रुप जुड़े हैं, इसके साथ तीन तीन OH ग्रुप जुड़े हैं। तो दो वाले को बेटा क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक, तीन वाले को बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, तो एल्कोहल्स की बात हमने की, यहाँ पर किस किस तरह के अल्कोहल्स होते हैं, अभी हम इनके थोड़े और कॉमन नाम देखेंगे। लेकिन अभी देखो इस पैराग्राफ में वो हमसे क्या कहता है, कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। जैसे मीथेनॉल है ये CH3OH, अब ये एल्काइल ग्रुप को आप क्या बोलते हो, मिथाइल। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूँ, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूँ मीथेनॉल का, तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास ये एक कार्बन वाला जो एल्काइल ग्रुप है इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो मैं इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकती हूँ, और ये इसका कॉमन नेम होता है। तो इस तरह से अल्कोहल के हम कॉमन नेम्स लिखते हैं, इस तरह से कॉमन नेम्स लिखते हैं कि आप एल्काइल ग्रुप और साथ में अल्कोहल लिख दोगे। अगर यहाँ पे इथाइल होता तो तुम इसे इथाइल अल्कोहल बोल देते। ठीक है जी, इस तरह से कॉमन, और कॉमन नेम्स यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमन नेम से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको कॉमन नाम नहीं पता, मान लो मैं आपको कह रही हूँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड यू डोंट नो व्हाट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आगे आप रिएक्शन कैसे करवाओगे फर्दर। तो आगे देखो पेज पे आपको दिए हुए हैं कुछ कॉमन नेम्स, और हम इन्हें एक एक करके सीखते हैं। तो देखो CH3OH को क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। आयुपैक, आई नो कि आयुपैक नेम्स आप लिख लोगे, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हमारे कॉमन नेम्स में प्रॉब्लम आती है। तो कॉमन नेम मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रही हूँ, ये वाला अल्कोहल 1 2 3। अब इसे क्या बोलोगे, तीन कार्बन वाली एल्काइल को प्रोपाइल, तो ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोपाइल अल्कोहल। अब देखो प्रोपाइल, तीन कार्बन तो ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं ना, तीन कार्बन तो आपस में ऐसे भी जुड़े हो सकते हैं, ब्रांचिंग भी हो सकती है। जब कोई ब्रांचिंग नहीं है तीन कार्बन में, तो हम उसके आगे ऐसे एन लगा देते हैं नॉर्मल, तो इसे बोल देते हैं एन प्रोपाइल। लेकिन अब यहाँ पे ये जो तीन कार्बन है बेटा, तो देखो मैंने हमेशा बोला है, जब तुम्हें हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स भी पढ़ा रही थी तब भी मैंने बोला ये जो ग्रुप होता है, जब तुम्हारा CH के ऊपर दो CH3 ग्रुप्स तुम्हें दिख जाएं, कहीं पे भी CH के ऊपर दो CH3 ग्रुप्स दिख जाएं, मतलब उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो। बाकी अभी प्रोपाइल ब्यूटाइल छोड़ो, तुम आइसो की पहचान कर लो। कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसे पहचान लो, ऐसा 90 डिग्री का एंगल बना हो, या फिर कुछ लोग बोलते हैं ऐसे वाई बना हो। नहीं बेटा, अब 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल आप ऐसे करके याद करोगे। एक सेकेंड, चलो अभी हटाना, अच्छा इधर है ना इरेजर, ओके। तो ऐसे ऐसे याद रखोगे तो 90 डिग्री पे तो हो सकता है इथाइल ग्रुप जुड़ा हो, मिथाइल जुड़ा हो, तो ऐसे नहीं याद रखना है आपको। हम लोग हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। यही हमारा तरीका है कि हम ऐसा कुछ अटपटा तरीका बना लेते हैं और फिर थ्रू आउट हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। हमें ये नहीं करना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी CH दिखा, उसके ऊपर अगर दो मिथाइल ग्रुप दिख गए, उसे हम बोलेंगे आइसो। अब मैं प्रोपाइल कब बोलूंगी, ब्यूटाइल कब बोलूंगी, वो तब जब आप कार्बन गिनो, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो इसको बोल दो आइसो प्रोपाइल।
आगे कुछ भी हो सकता है, हेलाइड हो सकता है, अल्कोहल होता है, अभी अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल होगा। अच्छा अगर ऐसा कुछ होता CH CH3 CH3 CH2 और आगे कोई ग्रुप जुड़ा होता, इसको मैं क्या बोल देती? तुमको पहले तो CH के ऊपर 2 CH3 चमक गए, तुमने अपना आइसो वर्ड सेपरेट कर लिया, भाई मुझे आइसो यूज करना है क्योंकि मेरे को CH के ऊपर 2 CH3 ग्रुप्स दिख चुके हैं। अब गिनो कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4। अब ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल। बात चमकी यहां तक। अब देखो बेटा सेकेंडरी कैसे देखोगे मैम, अगर आप बोल रहे हो ये कार्बन इसके साथ डायरेक्टली जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसकी डिग्री देखूं तो इसकी डिग्री भी तो 2 डिग्री है ना, इसको मैंने 2 डिग्री क्यों नहीं बोल दिया? आप पढ़ते हो ना सेकेंडरी एल्कोहल्स या सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल्स ये सब। तो देखो पहले आपको आइसो चेक करना है, आइसो इस अगर मैं इस कार्बन की बोलूं इसके साथ ग्रुप अटैच है तो भी 2 डिग्री है, ठीक है। अब हम इसको आइसो वाला चेक कर लेंगे पहले कि आइसो है या नहीं। अगर कोई आइसो नहीं है, अगर कोई ग्रुप जो हम लोग जिसका कॉमन नेम करने जा रहे हैं उस कंपाउंड का, उसमें कोई आइसो ग्रुप है ही नहीं है, फिर आप कार्बन की डिग्री चेक करो। सबसे पहले जब भी तुम्हें कॉमन नेम लिखना है, क्या तुम ये देख लो कि आइसो उसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब जब तुम्हें सेकेंडरी वाला करना होता है फिर तुम क्या करते हो, देखो इसको मैं हल्का से यहां से इरेज करती हूँ ये वाले ग्रुप को। अब मैं तुमको बताती हूँ सेकेंडरी वाला फिर तुम कैसे जज करोगे कि कौन सा तुम्हारा सेकेंडरी है और कौन सा तुम्हारा आइसो है। अब देखो मान लो तुम्हारे पास ये CH ग्रुप है, इसके साथ CH3 जुड़ा है, फिर इसके साथ आगे CH2 CH3 जुड़ा है और आगे कुछ अल्कोहल जुड़ा है, ठीक है जी। अब तुम क्या करोगे, इसका कॉमन नेम लिखने जा रहे हो। अब तुम इसका कॉमन नेम लिखने जा रहे हो तो तुम सबसे पहले दिमाग में सोचोगे क्या मुझे CH के ऊपर 2 CH3 ग्रुप मिले, फिर तुम ये CH देखोगे, तुम बोलोगे नहीं एक पे मिथाइल है एक पे इथाइल है, तुम बोलोगे आइसो के तो कोई चांस ही नहीं है। अब देखो कार्बन की डिग्री किस कार्बन की जिसके साथ तुम्हारा ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन की डिग्री कितनी मैम, एक कार्बन से जुड़ा 2 से, तो 2 डिग्री, तो आप इसे क्या बोल दोगे सेकेंडरी। फिर गिनोगे कितने कार्बन, 1 2 3 4, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। बात समझ में आई? 3 डिग्री मैम टर्ट कब लगाते हैं, तो ये CH, ये C के साथ अल्कोहल जुड़ा, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब CH भी नहीं है तो क्या आइसो चेक करोगे, C। अब इस जिसके साथ अल्कोहल जुड़ा है उसकी डिग्री देख लो, 3 कार्बन से जुड़ा है भाई 3 डिग्री, तो क्या बोल दोगे टर्ट। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या बोल दोगे ब्यूटाइल एल्कोहल। अब मुझे लगता है कि बेटा ये टर्मिनोलॉजी में किसी को प्रॉब्लम ना हो। एक नियो भी आता है, नियो में बेटा मिनिमम 5 कार्बन की जरूरत होती है, इसमें तो चाहे तुम ये साइन ही याद रख लो, एक कार्बन बीच में 4 साइड में, तो मिनिमम 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। डिग्री विग्री से कोई मतलब नहीं है, तुमको यहाँ पर OH लगा होगा, तुम यहाँ पे देखो मिनिमम 5 कार्बन है इस तरह से जुड़े हुए, तो इसे क्या बोल दोगे, नियो पेंटाइल एल्कोहल। एक क्वाटरनरी कार्बन है इसमें, हाँ इससे OH डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, जुड़ भी नहीं सकता, क्योंकि तभी आएंगे ना तुम्हारे पास इस कार्बन पे 4 कार्बन। वैलेंसी फ्री थोड़ी है कि OH इसके साथ जुड़ जाएगा, अगले के साथ ही जुड़ेगा। आप इसे क्या बोलते हो, नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो अब देख लो फटाफट, अब तो तुम्हारे इजीली हो जाएंगे। ये क्या, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या हो गया, तुम्हें यहाँ पर कोई CH के ऊपर 2 CH3 ग्रुप्स नहीं मिले, 2 CH3 ग्रुप्स नहीं मिले तुमको यहाँ पे, देखो एक तो CH3 है इस CH पे और एक इथाइल है, तो इसका मतलब आइसो नहीं क्या होगा, सेकेंडरी। तो कितने कार्बन है, 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस CH पे देख लो, क्या इस पे है 2 CH3, यस मैम है, तो क्या हो जाएगा ये आइसो, कितने कार्बन, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर ये वाला कार्बन CH तो है नहीं, अब कितनी डिग्री है, 1 2 3 डिग्री है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब मेरे ख्याल से लिख लोगे। अब अगला देख लो, इसे क्या बोलते हैं, CH2 के ऊपर 2 OH ग्रुप ग्लाइकोल, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, याद रख लो ये यूज होगा आगे। तो कार्बन है उन तीनों पे तुम्हारे क्या है, OH, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो हमने याद कर लिए कॉमन नेम्स। अब आ जाओ
तुम्हारे पास कुछ और भी नॉमेनक्लेचर है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे रिंग आ गया और उसके ऊपर आ गया OH जुड़ा हुआ, फिर क्या करोगे? आप देखो रिंग कितने कार्बन के, 1 2 3 4 5 6। अब डायरेक्टली तो नहीं लिख सकती ना हेक्सेनॉल, ऐसे तो तुम स्ट्रेट चेन बना दोगे, यू हैव टू ऐड साइक्लो टू इट। तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेनोल। यहाँ पे 5 कार्बन की रिंग है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो बेटा कि तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। ये तो अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहला काम होता है सब्स्टिट्यूएंट को लिखना, और हम उस कार्बन को छोटा नंबर देते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। तो 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, इजी था। ये तुम्हारा क्या है? फिनोल। अब देखो ये हम वहां पे भी पढ़ रहे थे। अब CH3 टॉल्विन, थोड़ी देर पहले ये एग्जाम्पल आया था, टॉल्विन है, और ये CH3 वाले को तुम टॉल्विन बोलते हो, लेकिन यहाँ पे OH है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। ये अगर यहाँ पे याद कर लो, जब OH नहीं होता है तो इसको टॉल्विन बोलते हैं, लेकिन ये OH है, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको हटाऊं मैं, इस पूरे का नाम है फिनोल, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो अब नंबर करूंगी तो नंबर तो छोटा फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को ही जाएगा, ये तुम्हारा 2 सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैं इसको आयुपैक नेम कैसे लिखूंगी? 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। इसको तुम टॉल्विन नहीं बोल सकते हो, या 2 हाइड्रोक्सी टॉल्विन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा OH है, मिथाइल तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। प्रायोरिटी किसकी होती है? फंक्शनल ग्रुप की। अब इसका जो कॉमन नेम है, तुम्हें कॉमन नेम पता होना चाहिए। ये तो तुम्हें चलो पता हो भी सकता है, लेकिन कॉमन नेम याद नहीं आता बेटा। कॉमन नेम इसका क्या होगा? ऑर्थोक्रिसोल, क्योंकि इसके ऑर्थो पे, अच्छा ये पोजीशन सबको पता होनी चाहिए कि आपके पास अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, तो उसके पास वाली पोजीशन ऑर्थो, फिर ये वाली पोजीशंस बीच वाली मेटा, और ये पैरा। तो आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है ना ये, तो इसे बोलोगे ऑर्थोक्रिसोल। अब तुम्हारे पास यहाँ पे मेटा पे लगा है CH3, तो इसे बोलोगे मेटाक्रिसोल। ये भी तुम्हारा क्रिसोल है, लेकिन तुम्हारा CH3 पैरा पे लगा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू OH देखो ना, विद रिस्पेक्ट टू OH ये ऑर्थो पोजीशंस, ये मेटा, ये पैरा, तो आप इसे क्या बोल दोगे? पैराक्रिसोल। अच्छा, अब ये वाले, ये कुछ कॉमन नेम्स है जो जनरली भूलने के चांसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अपने दिमाग में स्टोर करके रख लो कि जब इस तरह से दो OH बिल्कुल आमने 1 2 पोजीशन पे आएंगे, तो आप इसको बेंजीन 1 2 डायोल, तो इसका आयुपैक नेम है। लेकिन ये नाम जो कैटिकोल, ये जो कैटिकोल है, ये नहीं याद रहता। जब 1 2 पोजीशन पे OH ग्रुप्स आएंगे तो आप इसे क्या बोलोगे? कैटिकोल। अब यहां पे देखो, ये तुम्हारे पास 1 3 पोजीशन पे आ गया, 1 3 पोजीशन पे, तो क्या हो गया? बेंजीन 1 3 डायोल, ठीक है जी। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो है रिसोर्सिनोल, इसे ऐसे याद रख लोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे 1 2 3 4, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्विनोन, इसका नाम होता है, या फिर क्विनोल, हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल, बेंजीन 1 4 डायोल, बेंजीन 1 4 डायोल, ठीक है। एक तुम बेंजोक्विनोन भी पढ़ते हो ना आगे चल के, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सॉरी, अरे उसकी आदत पड़ी है ना मुझे गुड नोट्स की, तो मैं फटाफट ऐसे हाथ से मिटाती हूँ, लेकिन मैं भूल रही हूँ कि आज मैं इसे PPT पे कर रही हूँ। ओके, तो ये तुम्हारा ऐसा होता है बेंजोक्विनोन, ऐसा, वो बेंजोक्विनोन है। ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा हाइड्रोक्विनोन है या फिर क्विनोल है। तो ऐसे रिलेट करके नाम याद रख लिया करो। उसके बाद आगे ईथर्स, ईथर्स की कॉमन नेमिंग देखो, ये तुम्हारे ईथर्स है सारे के सारे। ईथर्स की नेमिंग में कई बार बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, ईथर्स में कैसे नेमिंग करते हैं। मैं इसमें तुम्हें आयुपैक भी सिखा दूंगी, कॉमन नेम भी सिखा दूंगी, क्योंकि जनरली अल्कोहल के हमें कॉमन नेम्स आते हैं लिखने, काफी प्रैक्टिस कर रखी होती है। ईथर्स की कई बार इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। ईथर्स में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ROR टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। ROR टाइप का ये कंपाउंड होता है जिसके हमारे पास अगल में भी कार्बन, बगल में भी कार्बन होता है। तो इसकी नेमिंग हम किस तरह से करते हैं? अगर मैं आयुपैक नेमिंग की बात करूं बेटा, तो हम एल्कोक्सी एल्केन्स लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन्स। अब एल्कोक्सी कौन होगा, एल्केन कौन होगा? तो ऑक्सीजन के बगल में जो कम नंबर वाला कार्बन होगा वो बन जाएगा तुम्हारा एल्कोक्सी,
और जो ज्यादा नंबर वाला कार्बन होगा वो बन जाएगा एल्केन। अब जहाँ पे तो दोनों सेम है वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को बोल दो मिथॉक्सी मीथेन, है ना, एक बन गया एल्कोक्सी, एक बन गया एल्केन, कोई सा भी बना लो। तो ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। और यहाँ पे तो अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया डाई इथाइल ईथर, सॉरी ये तो कॉमन नेम हो गया ये। उसके बाद तुम देखो कि हमारे पास जो कार्बन है उसमें, उसके बाद जो कंपाउंड है उसमें तुम देखो कि एक तरफ तुम्हारे 3 कार्बन है, एक तरफ तुम्हारा 1 कार्बन है। अब तुम्हारा डिसाइड करना है कौन एल्कोक्सी जाएगा कौन एल्केन जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये बनेगा मिथॉक्सी और ये बनेगा तुम्हारे पास एल्केन। तो ये कौन सा एल्केन बनेगा 3 कार्बन वाला? प्रोपेन। तो आपके पास क्या आ गया, वन लिखो या ना लिखो, अगर मैं इसे यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब उसके बाद आ गया C6H5CH3। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन है तो ये बनेगा एल्कोक्सी विच इज मिथॉक्सी, और इसे क्या बोलोगे C6H5 को बेंजीन। तो ये तुम्हारा बन गया मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम बेटा ध्यान रखो, ये इसका एक और नाम है जो कि बहुत पॉपुलर है, दैट इज एनिसोल। एनिसोल कई बार डायरेक्टली एग्जाम में दे देगा तुमको कि एनिसोल के साथ बताओ क्या रिएक्शन होगा फलाने किसी रिएजेंट का, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वहां पे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास आ गया C6H5OCH2CH3। तो यहाँ पे तुम्हें पता है ये वाला पोर्शन जाएगा एल्केन में और ये जाएगा तुम्हारा एल्कोक्सी में, तो इथॉक्सी बेंजीन। अब जरा कॉमन नेम की बात कर लूं मैं, कॉमन नेम कैसे लिखोगे, दो एल्काइल ग्रुप तो होंगे ही होंगे, है ना, सेम होंगे तो डाई एल्काइल ईथर बन जाएगा तुम्हारा। और अगर सेम नहीं होंगे तो इन्हें एज एल्काइल ग्रुप रखोगे। मान लो एक मिथाइल है एक इथाइल है तो क्या बन जाएगा, मिथाइल इथाइल ईथर बन जाएगा या इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है जी। इस तरह से करोगे तुम। अब देखो इसका नाम क्या आ जाएगा, डाइमिथाइल ईथर, इसका क्या आ जाएगा डाइइथाइल ईथर। इसमें क्या है, मिथाइल है प्रोपाइल है, एम और पी में जो पहले आता है उसको पहले लिख दो, तो मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। यहाँ पे देखो C6H5, यहाँ पे CH3, मिथाइल है फिनाइल है, तो आप मिथाइल फिनाइल ईथर इसको बोल सकते हो कॉमन नेम्स में। अब यहाँ पर इसको C6H5CH2CH3, तो क्या है, इथाइल एक है फिनाइल, ये ग्रुप है तुम्हारा इथाइल, ये है फिनाइल, ई पहले आएगा तो इथाइल फिनाइल ईथर। इसका एक कॉमन नेम भी है फेनिटोल, ये भी याद रखो। इसके बाद आ गया C6H5OCH2 6 तो कितने कार्बन है यहाँ पर मैम, 7 कार्बन है, तो ये बनेगा एल्केन, और यहाँ पे 6 कार्बन है तो ये बनेगा हमारा एल्कोक्सी। तो क्या यहाँ पे मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, फिनॉक्सी बोल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 1 पे है तुम्हारा तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। और क्या नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम, ये हेप्टाइल ये फिनाइल, तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर। इसमें देखो, इसमें मैम ये बनेगा हमारा एल्कोक्सी और ये बनेगा एल्केन। एल्केन कितने कार्बन का एल्केन है, 3। कैसे नंबरिंग करोगे, एक कार्बन से दूसरे कार्बन की, एल्केन की हमें नंबरिंग करनी होती है 1 2 3, 1 2 3। अब तुम सोचो कि मैम इसको यहां से नंबर कर देते तो इसको छोटा नंबर मिलता, बेटा एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करते ना, ऐसे बीच से मैं किसी कार्बन को नंबर नहीं कर सकती हूँ, एक एंड से मुझे दूसरे एंड पे मूव करना होता है। तो ये आ गया तुम्हारा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मिथाइल है और ये ग्रुप देखो क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। अब इसकी नेमिंग देखो, ये तुम्हारे पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे तुम्हारे 4 कार्बन है मेन चेन में, वैसे देखो 5, तो ये जीत गया, ये बनेगा तुम्हारा एल्केन और ये बनेगा तुम्हारा एल्कोक्सी। तो जो तुम्हारा ये सब्सटेंट बनता है उसकी नंबरिंग ऐसे करते हो ना, नाम लिखना हो। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है तो 1 2 3 4, तो 3 पे आया मिथाइल, 3 मिथाइल, क्या बोलोगे इसे, 4 कार्बन को ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, और वो क्या है बेंजीन। और वैसे इसका नाम बताना हो तुमने तो मैम हमें आइसो ग्रुप चमक गया, आइसो ग्रुप चमक गया, इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 आइसोपेंटाइल, तो क्या मैं इसे बोल सकती हूँ फिनाइल आइसोपेटाइल ईथर, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो आयुपैक नेम कैसे लिखोगे, दो दो एल्कोक्सी ग्रुप्स है मैम। अब ये कम कार्बन है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक, बीच में तुम्हारे इस, अगर मैं इसके साइड में देखूं, इस ऑक्सीजन के साइड में देखूं, यहाँ से यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, इस ऑक्सीजन के बगल में देखूं तो यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, तो एल्केन तो मेरा यही बनेगा 1 2। अब 1 और 2 पे जुड़े हैं एल्कोक्सी मिथॉक्सी, तो मैं क्या बोलूंगी 1 2 डाई मिथॉक्सी ईथेन, ये आ जाएगा इसका आयुपैक नेम। अब इसे देखो जरा,
यहाँ पे कैसे करूँ मैम, आपके लिए तो ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो आप क्या करोगे, आप वो नंबर करोगे जहां पे हमारे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटा नंबर मिले। बहुत सारे बच्चे इधर से नंबर करेंगे, बट फिर यहाँ पे 1 2 2 आएगा। मुझे क्या करना है, इस पे करूंगी 1 2, तो दो सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर मिल रहा है, छोटा नंबर मिल रहा है, तो 1 1 डाई मिथाइल 2 मिथॉक्सी, अच्छा जिस सॉरी ये इथॉक्सी है, तो आपने उसको पहले रखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ई पहले आता है, तो 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से ईथर्स की हमने नेमिंग भी डिस्कस कर ली, कॉमन नेम भी डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग, हाँ ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना, अगर दो सेम तरह के ग्रुप्स हो तो डाई यूज करते हैं, ये सब हमें पता है। अब ये आ जाओ स्ट्रक्चर, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, तुम्हारे नीट में भी पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए अगर कोई देख रहा है तो बेटा बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है तो हम स्किप कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो इन एल्कोहल्स द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप, एल्कोहल्स में बात करें तो ये जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप की इज अटैच टू कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी, कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी लाइनें मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं तुम्हें बताती हूँ मेन मेन क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आप अगर यहाँ पर बात करो, ये जो एंगल है, अगर मैं सबसे पहले एंगल की बात करूं फिर बॉन्ड लेंथ की, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है तुम्हारी, अगर मैं बोलूं बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तुम बोलोगे मैम दो सिग्मास हैं दो लोन पेयर है, तो स्टीरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है, तो sp3 के अकॉर्डिंग, sp3 के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 डिग्रीज, ये एंगल होना चाहिए तुम्हारा, या 109.28 मिनट्स, इतना एंगल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 108.9 डिग्री, 108.9 डिग्री है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल है वो कम है, यहाँ पे जो तुम्हारा एंगल है वो कम है। क्यों कम हुआ ये एंगल, इसका वो रीजन तुमसे पूछेगा कि भाई यहाँ पे हमें बताओ कि अल्कोहल्स में जो बॉन्ड एंगल है COH वो कम क्यों आ रहा है टेट्राहेड्रल एंगल से। तो तुम यहाँ पे देखो, ये जो दो लोन पेयर होंगे ये आपस में रिपेल करेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है, हम भी SEPR थ्योरी में पढ़ के आए हैं, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन तुम्हारा लोन पेयर में, तो ये बॉन्ड्स इधर अंदर की तरफ मूव करेंगे, बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा, 109 से छोटा हो गया 108.9। ओके, ये हो गई बात हमारी एंगल की। अब बात करें इसकी बॉन्ड लेंथ की, अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर। अब इसकी बॉन्ड लेंथ अगर मैं फिनोल से कंपेयर करूं, भाई ये है तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ध्यान रहे हम सेम चीजों को कंपेयर करते हैं, अलग अलग चीजों को नहीं, यहाँ पे भी हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अब क्योंकि यहाँ पे बेटा ये डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और फिनोल में जो तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा हो जाएगा, विच इज 136 पिकोमीटर। देख लो 142, ये 136 पिकोमीटर्स, ये रीजन है। दूसरा रीजन हम ये बोलते हैं कि ये कार्बन sp2 है, यहाँ पे वाला कार्बन sp3 था, तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एक ये रीजन भी है। तो अच्छा, और फिर हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम सा है, 109 डिग्री, थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ है। यहाँ पे भी तुम्हारे जो ये है ऑक्सीजन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास कि ये जो लोन पेयर है वो भी रिपल्शन में आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी एक बल्की ग्रुप है, तो इतना ज्यादा तुम्हारा जो बॉन्ड एंगल है वो छोटा नहीं हो पा रहा है जितना यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है वैसे इसके बॉन्ड एंगल में। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हमारा किससे, ईथर से, ठीक है। यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं है, इतना छोटा तुम्हारा बॉन्ड एंगल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम देखो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, 11.7 डिग्री हो रहा है।
क्यों हो रहा है ये भाई? यहाँ पे भी लोन पेयर रिपेल हो रहा है, तो इसको छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो बल्की ग्रुप्स है बेटा, ये बल्की ग्रुप्स भी आपस में रिपल्शन मारेंगे, अगर ये रिपल्शन मारेंगे तो एंगल खुल जाएगा, बॉन्ड एंगल तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स की, जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं तुम्हें रीजंस एक्सप्लेन कर चुकी ना, रेजोनेंस की वजह से, बल्कि ग्रुप्स की वजह से एंगल बढ़ गया, ये सब इस पैराग्राफ में लिखा है, तो एक बार तुम इसे प्लीज रीड कर लेना। अब आ जाते हैं हम लोग अपना प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की, तो आप एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हो। एल्कीन से प्रिपेयर हमने पहले भी कहाँ पे देखा है, ये हाइड्रोकार्बन्स में। किस तरह से करते हैं बेटा? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एल्कीन दिखी और तुमने अगर H+ के प्रेजेंस में वाटर ऐड किया, ये फास्ट कर पाता है रिएक्शन, ठीक है, तो आप क्या करोगे? मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर करोगे, है ना, ये करते हो ना आप। लेकिन मैं बोलती हूँ मार्कोनिकोव्स एडिशन की जगह तुम मैकेनिज्म के बारे में सोच लिया करो, क्योंकि यहां पर तुम्हारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और जहां जहां मैंने तुम्हें बोला है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, वहां रीअरेंजमेंट हो सकती है, अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस होते हैं, तो तुम्हें सिमेट्रिकल एल्केन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जगह HOH कहीं भी तुम डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्केन्स आती हैं, तब तुम देखो, तब प्रॉब्लम आती है कि आप अपने H को कहाँ ऐड करोगे, OH को कहाँ। तो मार्कोनिकोव्स बोलता है कि आप वाटर में से H+ वहां ऐड करो जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, OH वहां ऐड करो जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बट हमें क्या करना है? हमें ये बॉन्ड तोड़ के देखना है। बॉन्ड तोड़ना मतलब बॉन्ड को घुमाना है। हमने ये बॉन्ड क्या करना है? शिफ्ट करना है, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है। मैं इधर करूं, जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं क्या करूंगी बेटा? मैं इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पॉजिटिव स्टेबल है, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब जहां पे तुमने नेगेटिव दिया वहां पे तुम H+ आएगा, ठीक है ना, H लग जाएगा। OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहां प्लस है, तो वहां पे OH लग जाएगा। इस तरह से जल्दी से तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें पूरा मैकेनिज्म दे रखा है, ठीक है, कैसे कैसे होता है, क्यों हम यहाँ पे, कि हम लोग एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन क्यों करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमारे पास होता है प्रोटोनेशन। उससे भी पहले क्या होगा? ये वाटर जो है इसके H+, अब ये देखो, ये इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये इस H+ पे अटैक करके H3O+ बना लेगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस होना, मतलब ऑक्सीजन पे प्लस होना बहुत अनस्टेबल है ऑक्सीजन, तो वो चाहेगी टू गेट रिड ऑफ दैट प्लस चार्ज एज सून एज पॉसिबल, है ना। तो यहां से तुम ये देखो कि ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस है, तो इसको हटाना है। तो फटाफट ये क्या करेगी? ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इस पे प्लस आने लगेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे देगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन सोचो यहाँ शिफ्ट हो गए, फिर इसने H+ को दे दिए, ये इस पे तो बन गया ना। या फिर अब सिमेट्रिकल है, इसको दे दो, इसको दे दो, एक ही बात है, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, अब कैसा है रिएक्शन? तो सॉल्वेंट वाटर ही है ना, वाटर में ही हो रहा है, तो वाटर के पास लोन पेयर है, वो इस पे आके अटैक कर देगा। अब तुम एक चीज देखो कि ये तुम्हारा जो है RDS है, और RDS में देखो तुम्हारी कार्बोकेटाइन बन रही है, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना फास्ट रिएक्शन होगा, और अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी होगी, जहां पे रिक्वायर्ड होगी हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये सब कुछ, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, जो जो चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा OH आया, अटैक किया, और यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आपने जब यहाँ पे इसने अटैक किया तो ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब क्योंकि वाटर तो है ही है मीडियम में, तो यहाँ से डीप्रोटोनेशन भी हो जाएगी, आएगा यहाँ से H को लेके जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। अब ये था मैकेनिज्म से सिर्फ तुम्हें एक बात सीखनी थी कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें इतना मैकेनिज्म नहीं करना है, बस एक कार्बोकेटाइन बना के देख लेना है, और फिर हमें क्या करना है? अपना रिएक्शन देख लेना है, किधर OH जाएगा, किधर H जाएगा। सिंपल, इतनी सी चीज हमें यहाँ पे करनी है।
अब आ जाओ तुम, अगला मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका भी मैकेनिज्म है, तो मैं इसमें भी तुम्हें बता दूं कि तुम्हें क्या क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं। तुम्हें इसमें करवानी होती है एंटी मार्कोनिकोव्स। मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता दूंगी एक बारी, क्योंकि हमें दिया है एनसीईआरटी में। एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर, इसमें कुछ इंटरमीडिएट तो तुम्हारा बन नहीं रहा है, कार्बोकेटाइन ये वो, सो तो कोई रीअरेंजमेंट वगैरह यहाँ पे होनी नहीं होती है, सीधे एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर करवा दिया करो। एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर H+ और OH में से अगर OH नेगेटिव जाना है तो वो उस पे जाना चाहिए था ना जहां पे कम कार्बन हो, मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग। एंटी के अकॉर्डिंग वहां जाएगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, H वहां जाएगा जहां पे कम है। तो देख लो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें एंटी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। दूसरी बात तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास बना है ना प्रोडक्ट, जैसे ये तुम्हारी एल्कीन है, ठीक है, जब भी तुम्हें एरो पे BH3 ट्वाइस H2O2 OH नेगेटिव दिख गया ना, समझ जाओ कि तुम्हारा कौन सा रिएक्शन आया है पेपर में, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब तुम्हें क्या करना होता है कि हाइड्रोजन और OH चिपकाना होता है, ठीक है। वाटर की डायरेक्ट एडिशन नहीं होती है, इनडायरेक्ट एडिशन होती है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन चिपकेगा, एक जगह हाइड्रोजन चिपकेगा, एक जगह तुम्हारा OH चिपकेगा। हाइड्रोजन आएगा इस BH3 से, हाइड्रोजन जो चिपकेगा वो कहां से आएगा, BH3 से आएगा। और जो OH चिपकेगा वो कहां, OH नेगेटिव जो चिपकेगा वो कहां से आएगा, तुम्हारा H2O2 से। क्योंकि अगर उसने मैकेनिज्म में तुम्हें D2O2 दे दिया और तुमने OH ही चिपकाया, OD नहीं चिपकाया, तो वो समझ जाएगा कि तुम्हें मैकेनिज्म नहीं आता है। बात समझ में आई? तो ये बात ध्यान रखो, अगर उसने BD3 दे दिया और तुमने जहां पे चिपकना चाहिए था, तुम्हारा यहाँ पे चिपकना चाहिए था, H ही चिपका रहे हो और D चिपकना चाहिए था क्योंकि BD3 दिया है और तुमने D नहीं चिपकाया, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा तुम्हें मैकेनिज्म नहीं आता। तो अगर मैकेनिज्म करते हो तो उसके की पॉइंट्स देख लिया करो कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने इसके मैकेनिज्म पे, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है जी। मैकेनिज्म यहाँ पे, चलो मैं तुम्हें यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है, इतना ही दिया आई थिंक एनसीईआरटी में। तो ये चीज देखो, यहाँ पे तुम्हारा HbH2 है ना, यहीं पे बता देती हूँ मैं तुमको। वैसे जो जो तुम्हें की पॉइंट्स थे वो मैंने सारे बता दिए, जो जो की पॉइंट्स थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। अब जरा देख लो, मैकेनिज्म से भी तुम्हें यही इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द डे विड्रॉ करनी है। रेड से करते हैं, यहाँ पे रेड से दिखता है। ये जो HbH2 होता है ना, ये तुम्हारा आएगा इस तरह से, इस तरह से आएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने क्योंकि ये इस पे क्या होगा, ऐड होगा, डबल बॉन्ड है। हमें पता है बोरोन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैम कैसे है, अरे यार इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं ना, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। तो ये क्या है अपने पास, कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक बारी के लिए सोचो कि ये जो बोरोन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर मैंने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना हो तो मैं इस कार्बन पे करना पसंद करूंगी ना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही अगर पॉजिटिव आएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर पॉजिटिव आ रहा है तो किस पे रहेगा, जो स्टेबल, जहां पे स्टेबल फील करेगा। तो यहां से ये दे देगा इसे इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन देगा और फिर इसके पास डेफिशिएंसी आ जाएगी तो ये अपना H दे देगा। तो ऐसे तुम्हारा 4 मेंबर रिंग टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक्चुअल में फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है तुम्हारा, इस तरह से CH3, देखो इस पे ऐड हो गया H, इस पे ऐड हो गया BH2, सेम साइड से आके जुड़ते हैं ये H और BH2, ये बन गया। अब तुम देखो इसके पास अभी भी इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। अभी ये क्या कर सकता है, 2 और एल्कीन्स के साथ सेम चीज कर सकता है जैसे इसने इसके साथ करी। तो ये एल्कीन फिर से इसके ऊपर ऐड हो जाएगी, यहां से तुम्हारा BH जुड़ जाएगा और एक H है वो इसको दे देगा। अब एक H और बचा है तो एक बार फिर ये सेम चीज करेगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी ट्राई एल्काइल बोरेन, है ना। अब यहां से इसके बाद तुम इसमें पानी डालोगे, H2O2 डालोगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारे पास ये चीज है, ये ऐसे ब्रेक होगी, तो H2O2 तोड़ो OH OH में, इस तरफ OH जोड़ो, इस तरफ OH जोड़ो,
क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप है तो 3 OH जुड़ेंगे तो 3 एल्कोहल बन के आएंगे, और इस बोरोन पे तुम्हारे 3 OH जुड़ेंगे तो यहाँ पे बोरिक एसिड बन के आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखो। तो देख लो लास्ट में जो OH गया वो H2O2 से जुड़ा, और इस कार्बन पे जो H जा रहा था वो किससे जा रहा था, तुम्हारा अपना BH3 से। ओके, ये वही है तुम्हारे पास, एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट बोरोन एटम गेट्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन। ये सब मैकेनिज्म वाली बातें जो हमने डिस्कस कर ली। अब है तुम्हारे पास किस तरह से हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को बना सकते हैं, और मेथड उसके। अब है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बेटा अगर हम रिडक्शन करवा दें, रिडक्शन करवा दें तो हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल। ऐसे ही करते हैं हम लोग, इनकी अगर हम रिडक्शन करा दे तो अल्कोहल मिल जाएगा हम लोगों को। और याद करो जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा देते थे तो हमको क्या मिल जाते थे, यही एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें मिलती थी हमें। तो उल्टा कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे, अपने अल्कोहल्स मिल जाएंगे। तो अब जैसे तुम्हें कैसे करवाना है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड। अब तुमने अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन दे रखा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो तुम्हें पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, रिडक्शन। तुम क्या कराओगे, इस पे हाइड्रोजन ऐड कराओगे, एक ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक H इस पे ऐड, एक H इस पे ऐड, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो देखो जब तुमने एल्डिहाइड में हाइड्रोजनेशन कराई तो तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, जब तुमने कीटोन में कराओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री। अब हमारे पास दो और रिएजेंट्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज NaBH4 एंड LiAlH4। इनमें से जो LiLH4 होता है वो तुम्हारा होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे ये तुम्हारा कैसा है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इसके कंपैरेटिवली। ठीक है जी। क्यों होता है ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बेटा यहाँ ये क्या होता है, हाइड्राइड डोनर है ना, ये क्या होता है, हाइड्राइड डोनर। अब एल्यूमिनियम के साथ तुम्हारा H लिंक्ड है, एल्यूमिनियम क्या है, बड़ा है, बोरोन क्या है, छोटा। देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा। अब हाइड्रोजन का साइज भी छोटा, बोरोन का भी, तो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग है, वो नहीं देना चाहेगा अपना हाइड्राइड। लेकिन एल्यूमिनियम का साइज बड़ा और हाइड्रोजन का छोटा, तो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है, बॉन्ड वीक है, तो जल्दी हाइड्राइड दे देगा। तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiLH4। अब देखो हमने क्या किया कि NaBH4 के यूज से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। अब एसिड जो है तुम्हारा, याद करो जब मैम हम एल्डिहाइड से हमें अगर अल्कोहल से एसिड बनाना होता था तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस वक्त यूज करते थे, क्योंकि माइल्ड से एल्डिहाइड तक रुक जाती थी हमारी ऑक्सीडेशन। अब सेम चीज है कि कार्बोक्सिलिक को कि तुम रिडक्शन कराना चाहते हो अल्कोहल तक, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ही लेना पड़ेगा। तुम्हारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे NaBH4 है वो तुम्हारा चल जाएगा, वो तुम्हारा एल्डिहाइड के साथ चल जाएगा, कीटोन के साथ चल जाएगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। वहां तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ में वाटर, LiLH4 और H2O, तो तुम्हें जाके क्या मिलेगा, यहां से अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एनसीईआरटी लिखता है, देखो यहां से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ध्यान देना इस बात पे। वो लिखता है कि तुम्हारा LiLH4 जो है इट इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, ये एक महंगा रिएजेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे यूज स्पेशल केमिकल्स के बनाने में करते हैं, ऐसा नहीं कि अल्कोहल तो कितना यूज होता है, उसके ही बनाने में अगर हम LiLH4 यूज करने लग गए, ऐसे तो हमें अल्कोहल भी बहुत महंगा मिलेगा। तो हम LiLH4 को यूज नहीं करते हैं। तो इंस्टेड अब हम कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हम क्या करते हैं, अपने एसिड्स को पहले एस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जरा सोचो कि तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे हम एसिड को एस्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से अल्कोहल के साथ ट्रीट करके एस्टर बन जाएगा। तो तुम्हारा एसिड पहले हमने एस्टर में बदला, हमें अल्कोहल बनाना था उसका। अब एस्टर्स है तो उनकी हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने तुम्हें पहले बता दी है। अल्कोहल फिनो उसमें एल्डिहाइड कीटोन्स में ROH, इसको कैसे लिखते थे हम, ऐसे
ठीक है, यहां से तुम्हारा तो हमें लगता है कि यहाँ से H प्लस जाना चाहिए, बट यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है और तुम्हारे पास RCOOR बन जाता है। अब तुम इसमें जब हाइड्रोजनेशन करवा दोगे तो हम, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, अच्छा इसे मैं खोल के लिख देती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ RCOOR। तो अब यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा, तो ये तो क्या बन जाएगा तुम्हारा RCH2OH और एक H यहाँ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा ROH। इसे अगर R डैश बोला तो R डैश। इस तरह से तुम्हारे अल्कोहल्स बन गए। अब नेक्स्ट आ जाओ, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो तुम्हारे अल्कोहल कैसे बनते हैं, तुम सबसे पहले ग्रिग्नार्ड कैसे बनाते हो ये भी याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन जब Mg के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है तो बीच में आ जाएगा और बना लेगा RMgX। ये बन गया तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब किसी कार्बोनाइल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा मैम, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, बड़ा अच्छा तरीका है R पे नेगेटिव लाने का। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, यहां से ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, ये तुम्हारा एडक्ट बन गया। ध्यान रहे कई बार पेपर में वो हमसे एडक्ट पूछ चुका है, नीट के एग्जाम में वो हमसे एडक्ट पूछ चुका है कि वो बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, एडक्ट पूछ लेगा, तो तुम्हें एडक्ट बनाना भी आना चाहिए। इसके साथ जुड़ गया R और O के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये वाला पोर्शन MgX। उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ तुम्हारा जुड़ जाएगा OH, इसके साथ जुड़ जाएगा OH, इसके साथ जुड़ जाएगा H, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव होगा तो OH जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, तुम्हारा अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कॉमन मेथड। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो HCHO, तुम्हें पता है कि यहाँ से तुम्हें R मिलेगा और फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ से मिलेगा R, इसके साथ जुड़ेगा R और ये वाली चीज तो तुम्हारी MgX तो तुम्हारा निकल जाएगा, तो RCH2OH मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है ना हमें। मतलब मैम फॉर्मेल्डिहाइड लेने से हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर RCHO, एक एल्काइल ग्रुप तो सोचो इसके पास पहले ही है, दूसरा एल्काइल ग्रुप किससे आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो क्या मिलेगा हमें 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा मैम यहाँ पे कीटोन है, 2 R तो इसके पास है, एक कहां से मिलेगा RMgX से, तो क्या बना लेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये चीज प्लीज तुम ध्यान रखना कि 1 डिग्री कैसे मिलेगा, 2 डिग्री कैसे मिलेगा, 3 डिग्री, हम इससे 3 डिग्री अल्कोहल तक बना सकते हैं, ठीक है। और वो जो वहां पे हम रिडक्शन करा रहे थे उससे हम 3 डिग्री नहीं बना पा रहे थे, लेकिन हमने ग्रिग्नार्ड से 3 डिग्री अल्कोहल बना लिया। अब है प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स में मैं तुम्हें अल्कोहल फिनोल सॉरी हेलोएल्केन हेलोएरीन में ये प्रोसेस करा के आई थी, डाउज प्रोसेस। हेलोएरीन्स कैसे बना देते हो तुम, डाउज प्रोसेस से बना देते हो। तुम्हें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है कि Cl को हटा के OH लगा दोगे, भाई ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम्हें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर एलिवेट करना पड़ता है। याद रहे हर बच्चे को ये टेम्परेचर याद रहे, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक ATM, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस हर बच्चे को याद होनी चाहिए। सबसे पहले बनेगा फिनॉक्साइड आयन क्योंकि मीडियम है एल्कलाइन, फिर डालोगे अगर एसिड तो होगी एसिडिफिकेशन, फिर हमें मिलेगा यहां से फिनोल। उसके बाद देखो बेटा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहां से भी बना सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसके सल्फोनेशन करा देंगे, ओलियम ले लेंगे H2SO4 प्लस SO3, तो हमने क्या करवा दी सल्फोनेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया सल्फोनिक एसिड। अब NaOH और H प्लस डालेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, H प्लस डालना ही पड़ेगा बेटा क्योंकि हम लोग को फिनॉक्साइड आयन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है फिनोल, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फिनोल। अब फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। एनिलीन लो, NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, या HNO2 लिखा हो सकता है एरो पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, वेरी गुड लीविंग ग्रुप। हमने इस एमाइन को बड़े ही अच्छे गुड लीविंग ग्रुप में चेंज कर दिया, तो अब हम इजीली इसको हटा के कुछ और लगा सकते हैं। हल्का सा वाटर के साथ वार्म करोगे, फिनोल बन जाएगा, N2HCl तुम्हारा बाय प्रोडक्ट निकलेंगे। इसके बाद आ जाओ, ये इस पे तो ना मैं बोलूं पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं,
इसका इंटरमीडिएट तक इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट पे भी वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्यूमीन होता क्या है भाई, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो ना अगर तुम बेंजीन पे, उसको बोलोगे क्यूमीन। मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही मैम हम क्यूमीन बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्यूमीन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन O2, O2 में और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें होता है। मैकेनिज्म हमको दिया नहीं है, हमें सोचना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखा करो कि ये जो हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है हमारे पास, यहाँ पे इस बॉन्ड में जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो ऐड होगा, क्योंकि ये बेटा क्लीव अगर होगा ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो फ्री रेडिकल यहाँ पे स्टेबल होगा इस कार्बन पे, क्योंकि दो दो मिथाइल ग्रुप उस फ्री रेडिकल को स्टेबल कर रहे हैं, बेंजीन रिंग उसको स्टेबल कर रहा है। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन में भी क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, फ्री रेडिकल यहाँ भी बनेगा, तो ये यहाँ जाके चिपक जाएगा। CH के बीच में तुम ऑक्सीजन को ऐड करा दो, अब ये हाइड्रोक्साइड बन गया ना, ये हाइड्रोक्सिल परऑक्साइड बन गया, परऑक्सी लिंकेज आ गई यहाँ पे, तो इसे क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये तुम्हारा यहाँ पे इंटरमीडिएट है और इसको एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसमें तुम क्या करवा दोगे, एसिडिफिकेशन करवा दोगे, तो क्या होता है, यहाँ से रीअरेंजमेंट होती है, फिनाइल रिंग यहाँ से मूव हो जाती है। जब तुम इसकी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हो, वो सब हम फिनाइल शिफ्ट नहीं, हम यहाँ से डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, ये OH यहाँ पे आ गया, या फिनाइल शिफ्ट होती है बेसिकली, तो OH जुड़ गया और एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गया। इसका बाय प्रोडक्ट भी हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है, एसीटोन बाय प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको प्लीज सभी बच्चे याद कर लो, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। अब आ गई तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं तुमसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करूं, तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्कोहल्स का और फिनोल्स का, वो कैसे इंक्रीज करता है, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्यों, उससे क्या हो जाएगा, वॉन्डरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी। एल्कोहल्स में हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। ये पॉइंट तुम हर जगह पढ़ते हो कि ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज। तो सरफेस एरिया डिक्रीज तो वेंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज, अगर वेंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज हो गई तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। नाउ द OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनोल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं, तभी हमने पढ़ा था कि मैम एल्कोहल्स का तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा अगर हम लोग कंपेयर करें हेलो एल्केन से, एल्डिहाइड कीटोन से कंपेयर करें, उनसे भी ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो, एल्कोहल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, फिनोल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। नेमली अभी अभी बताया तुम्हें, हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा ही है, ईथर से ज्यादा है, हेलो एल्केन से ज्यादा है, हेलो एरीन से ज्यादा है, जिनके कंपेरेबल मोलर मासेस होते हैं। ये नहीं कि तुम हर किसी के साथ कंपेयर करने लग जाओ, हम उन्हीं के साथ कंपेयर करते हैं ना। तुम अपने आप को कंपेयर करोगे अगर किसी के साथ, तो कुछ सिमिलैरिटी तो हो ना तुम में, ऐसा थोड़ी है तुम अपने आप को बिल्कुल 90 साल की दादी के साथ कंपेयर करोगे। चलो, तो यहाँ पे जिनका मोलर मास कंपेरेबल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड प्रोपेन। इथेनॉल, ये तुम्हारा क्या है, इथेनॉल एंड प्रोपेन, इनके मोलर मासेस क्या है, कंपेरेबल है, तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करें कि जो इनके बॉइलिंग पॉइंट में किसका ज्यादा होगा, इथेनॉल का ज्यादा होगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नीचे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नॉर्मल डिस्पर्जन फोर्सेज है। तो हमारे पास आ गया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द, अच्छा मैंने मिथॉक्सी, इन्होंने लिया इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बट द बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर वाइडली। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू। अच्छा, तुम्हारे पास अगर मिथॉक्सी मीथेन आ गया, CH3OCH3, हम इसे भी कंपेयर कर दें इनके साथ, तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो एल्कोहल का ही होगा, हालांकि इनके मोलर मासेस कंपेरेबल है, लेकिन ईथर्स का जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, इन दोनों के बीच में होता है। तो देखो, यहाँ पे हमने ये चीज समराइज कर लेते हैं अपना,
ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस। जितनी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। हमें पता है कि जो तुम्हारे एल्कोहल्स हैं, अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये तो सबको मालूम होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, जब तुम्हारा H जो होता है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे तुमने एल्कोहल लिया, तुमने क्या ले लिया, अपना हाइड्रोकार्बन ले लिया और तुमने ईथर ले लिया। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैम ईथर में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आपने तो बोला नहीं, अरे देखो बेटा यहाँ पे जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़ा है, वो ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसमें नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो नॉर्मल इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, तुम्हारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे तो तुम्हारी नॉर्मल लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, नॉर्मल डिस्पर्जन फोर्सेस है। तो आप यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा तो आपका एल्कोहल का आएगा, अगर कंपेरेबल मोलर मास है तो एल्कोहल का आएगा, फिर ईथर्स का आएगा, लिखा भी है इंटरमीडिएट, फिर तुम्हारा किसका आएगा, एल्केन्स का। तो ये ऑर्डर तुम्हें ध्यान में रखना है। और फिनोल्स में भी तुम्हारी क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब अगर मुझे विद इन एल्कोहल ही कंपेयर करना हो, जैसे मेरे पास मान लो CH3OH है, मेरे पास C2H5OH है, इनमें मुझे कंपेयर करना हो तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी जहां पे मोलर मास ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में कॉमन है। हमें पता है कि ये जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, ये हमारी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है ये और इंक्रीज करती हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शन। एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखो, एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट इसे हटा दूं, and boiling point is inversely proportional to branching। ठीक है जी, जैसे मान लो तुम्हारा मैंने ये ऐसे लिखा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये तुम्हारा ब्यूटेनॉल है, और यहीं पे मैंने तुम्हें लिख दिया CH3 CH2OH। तो क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग हो रही है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि मोलर मास तो सेम है, दे आर आइसोमर्स। एक तुम्हारे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और एक तुम्हारा एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। दोनों कई मोलर मास सेम है बट दे आर आइसोमर्स, और वहां पे ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग होने पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ देखो ये सेम चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है, सबसे ज्यादा अल्कोहल का तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर मास भी देख लो कंपेरेबल है, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन किसका है, अल्कोहल का है, अल्कोहल का है। फिर उसके बाद 248 तुम्हारा ईथर का है, फिर 231 तुम्हारा किसका, एल्केन का है। तो ये ऑर्डर है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का, जो हमने समझ लिया। सॉल्युबिलिटी की बात करें बेटा, तो सॉल्युबिलिटी क्योंकि अल्कोहल एंड फिनोल हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, सो दे आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, वाटर के साथ देखो बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड जाके, तो सॉल्युबल होगा। अब ये बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल एराइल ग्रुप्स, जैसे जैसे एल्काइल का साइज बढ़ेगा। अगर मैं बोलूं मीथेनॉल, इथेनॉल, इनमें कंपेयर करो भाई किस में ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, तो जैसे जैसे ये अल्काइल पार्ट बढ़ता रहेगा, क्योंकि दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर रिपेलेंट, ये जैसे जैसे बढ़ेगा तुम्हारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां तक आप लोग को चीजें क्लियर है, ओके। अब ये केमिकल रिएक्शंस इसके बाद हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस को बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग अपना जो ये फर्स्ट पार्ट है इसको हम फिनिश कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज तक। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।